जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर पारुल यादव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर यानी कि 14वां चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी कि सीमा और अवकलज पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने धीरे धीरे करके अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, और जो ये आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। इसका थोड़ा बहुत यूज़ आप लोगों ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में देखा होगा, और आगे इस क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोगों को क्या क्या अध्ययन करना है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये हम इस पाठ के अंतर्गत जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो प्रकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस विषय के अंतर्गत हमें किन किन उप विषयों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भूमिका की लिमिट्स क्या होती हैं और उनका मैथमेटिक्स में क्या यूज़ है। नेक्स्ट है बच्चों फलन की सीमा, यानी कि किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट है फलन की दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा, यानी कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट है सीमा के अस्तित्व के लिए प्रतिबंध की लिमिट का जो एग्जिस्टेंस है वो किन कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी कि सीमाओं का बीजगणित। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को, यानी कि अनिर्धार्य रूप को। उसके बाद हम लोगों को अध्ययन करना है फलन की सीमा ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, यानी कि क्या क्या मेथड्स हैं और किन कंडीशंस में हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे वो जानेंगे। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय सीमाएं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है फलन का अवकल गुणांक या अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यहाँ से हम लोग डिफ्रेंसिएशन, एक नई प्रक्रिया है मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए क्लास 11th में, उसे सीखेंगे। फिर जो डेरिवेटिव का फिजिकल और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि उसका ज्यामिति और भौतिक अभिप्राय, किसी भी फंक्शन की जो हम लोग लिमिट ज्ञात करते हैं या उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका भौतिक और ज्यामिति अभिप्राय क्या होता है। नेक्स्ट है प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। प्रथम सिद्धांत वो बेसिक रूल होता है जिसके द्वारा हम अवकलन करके विभिन्न फलनों के लिए जो है अवकलन का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट में बच्चों फलनों के अवकलज का बीजगणित। जिस तरीके से हम लोगों ने सीमा का बीजगणित हम लोग जाना है, और जितनी भी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सभी चीज़ों का अलजेब्रा जानते हैं, तो सबसे लास्ट टॉपिक इसमें है कि फंक्शंस के जो डेरिवेटिव होते हैं वो किन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिमिट क्या होती है। लिमिट जानने से पहले बच्चों हम लोग अनुक्रम और श्रेणी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो यहाँ पर एक अनुक्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले हम उसे देखते हैं। लिखा हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन, और जो इसका nth टर्म है वो है 1/n, यानी इस अनुक्रम का जो nवां पद है वो जो है क्या है 1/n है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, हमें पता है कि अगर कोई जो नंबर है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो होल रैशनल नंबर की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो स्पष्ट है जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, Sn का मान या 1/n, अगर इस अनुक्रम को हम Sn लिखते हैं उनका, तो उसमें जो nth टर्म है 1/n का जो मान है वो क्या होगा, घटता जाएगा। और जैसे जैसे n का मान जो है अनंत की ओर प्रवृत्त होगा, Sn का मान क्या होगा, 0 की ओर प्रवृत्त होगा। क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर एक बहुत बड़ी संख्या है और न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, अब 1 को अगर हम किसी बहुत बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल लगभग 0 के बराबर आता है। तो उसको लिखने का तरीका जो बच्चों होता है वो इस तरीके से होता है, लिमिट n टेंड्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्स टू या प्रवृत्त होता है। तो जैसे जैसे n का मान अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, दिए गए अनुक्रम Sn का मान जो है वो 0 की ओर प्रवृत्त होता है। तो इसको कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई अनुक्रम दिया हुआ है किसी भी रूप में,
तो अगर हमें उसका nth टर्म मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है, तो जब हमें किसी अनुक्रम का nth टर्म मालूम चल जाता है तो n की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने से अनुक्रम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, लिमिट से डिनोट करते हैं। लिखने का तरीका आप बच्चों एक बार फिर देख लेंगे। लिमिट लिखेंगे, लिमिट के लिए सिर्फ LIM, और नीचे जो टर्म जिसके जो वेरिएबल है यानी कि जिसको बढ़ाने या घटाने से जो अनुक्रम है उसके मान में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ये वेरिएबल होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चूंकि हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट की ओर इसका मान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और Sn वो दिया गया अनुक्रम है और उसका मान जो है आपका 0 की ओर प्रवृत्त हो रहा है। अब इसी तरीके से एक दूसरा अनुक्रम है 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है वो हमेशा ही हर से एक बड़ा है। तो यानी कि जब हम उसको जनरलाइज करेंगे, n के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, n+1/n। इस पर हम विचार करते हैं तो यहाँ पर इसका nवां पद यानी कि Sn जो है वो n+1/n है। तो स्पष्ट है n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा जो Sn का मान होगा वो 1 के सन्निकट पहुँचता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अर्थात n के मान को पर्याप्त बढ़ा लेने पर, यानी कि जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाएंगे Sn-1, चूँकि इसका मान किसके सन्निकट पहुँचता है, 1 के सन्निकट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। तो Sn-1 या Sn तथा 1 का जो सांख्यिक अंतर है यानी कि जो इनका न्यूमेरिकल डिफरेंस है उसको हम जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। यानी कि किसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाएं, अगर हम n के मान को पर्याप्त बड़ा लेते हैं तो जो Sn-1 है, चूँकि ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 के करीब पहुँच रही है, तो Sn और 1 की जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है उसके अंतर को कम करने के लिए n के मान को हमें पर्याप्त बड़ा लेना पड़ेगा। और जब हम n के मान को पर्याप्त बड़ा लेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है Sn और 1 का, उसको हम जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। तो अतः इस अनुक्रम यानी कि अनुक्रम को लिखने का तरीका आपका ये है कि सीमा यानी कि जो लिमिट है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा सकता है। कब, जैसे जैसे हम n के मान को बढ़ाएंगे, तथा इस अनुक्रम के लिए जो लिमिट है वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और Sn जो है यानी कि जो अनुक्रम है उसका मान कहाँ किस मान की ओर प्रवृत्त हो रहा है, 1। यहाँ पर एक निश्चित मान है, एक निश्चित संख्या है, या हमें कह सकते हैं एक फाइनाइट नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम Sn है के लिए n के मान को पर्याप्त बड़ा लेने पर यदि Sn तथा किसी संख्या a, अगर मान लीजिए a वो संख्या है जहाँ पर वो कन्वर्ज करी है उसकी लिमिट a के बराबर होती है, कि सांख्यिक अंतर को यानी न्यूमेरिकल डिफरेंस को हम जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। तो संख्या a यानी कि जब हम Sn की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट या कोई फाइनाइट नंबर तक लिमिट आपको दी रहेगी कि n का मान हमें कितना लेना है, तो संख्या a को अनुक्रम Sn की सीमा या लिमिट कहते हैं। यानी कि जिस नंबर पर जब हम n का मान किसी अनुक्रम के लिए अनंत या ये अनंत ना होकर के कोई एक संख्या भी आपको दी रह सकती है, ये फंक्शन टू फंक्शन आपका वेरी करता है। हर फंक्शन के लिए जो यहाँ पर आपको लिमिट दी रहेगी चेक करने के लिए वो क्या होती है, अलग होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस जो दो हमने एग्जाम्पल देखे हैं उसमें n का मान आपको इनफाइनाइट दिया हुआ था, तो n का मान इनफाइनाइट रखने पर कोई अनुक्रम अगर किसी एक निश्चित मान की ओर प्रवृत्त होता है और वो निश्चित मान सपोज दैट a है, तो a को हम दिए गए अनुक्रम की सीमा या लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट है फलन की सीमा। अब बच्चों परिभाषा है ये मैथमेटिकल टर्म में, वो तो हम लोगों ने करके देखा कि किस तरीके से लिमिट को समझने के लिए दो एग्जाम्पल्स लिए थे। तो यहाँ पर चर x का कोई फलन, अब आपको मालूम है कि जब भी हमको फंक्शन एज्यूम करना होता है, हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ चुके हैं, फंक्शंस की सारी खासियत आपको पता है। तो अगर कोई x वेरिएबल का कोई फंक्शन है
और किसी दिए गए अंतराल में फंक्शन जो है किसी हमेशा हमारे पास इंटरवल्स रहते हैं, इंटरवल के अंदर अगर हमको किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम कहते हैं कि दिए हुए अंतराल में तब परिभाषित कहलाता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन x का y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी x उस फंक्शन का वेरिएबल है और कोई गिवन इंटरवल है, वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर पर या किसी भी नंबर जो हमारा नंबर सिस्टम है उसका कोई भी सेट ले सकते हैं, उस पर परिभाषित तब कहलाता है जब दिए गए अंतराल में, यानी कि जो इंटरवल हमको दिया गया है उसके प्रत्येक मान के लिए उस फलन का एक वास्तविक तथा परिमित मान प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स और फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर, और मान लीजिए कि x जो है वो आपका रियल नंबर पर डिफाइन है, तो कोई इंटरवल a b है जहाँ पर a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस परिभाषा में या इसके कहने का तात्पर्य ये है कि a और b के अंदर जितनी भी और वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी पर फलन का एक वास्तविक तथा परिमित मान प्राप्त होना चाहिए। या परिभाषा जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं कि एक जो है वास्तविक यानी कि रियल और फाइनाइट नंबर प्राप्त होता है जो सदैव पूर्णतः अर्थपूर्ण होता है। आगे चल कर के हम इसमें अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है इसको जानेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत बार ऐसे टर्म्स हमारे सामने आते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है या वो नॉट डिफाइंड होते हैं, उनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, अनिर्धारित, उसको हिंदी में बोलते हैं अनिर्धारित रूप। जैसे कि मान लीजिए शून्य से भाग, किसी भी नंबर में अगर हम शून्य से भाग देना चाहें तो शून्य से भाग जो होता है वो परिभाषित नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है जिसको हम आगे चल करके अभी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल वर्ड का यूज़ किया गया है कि जो भी वैल्यू फंक्शन अगर किसी क्या कहते हैं, अगर किसी हमको इंटरवल पर दिया गया है कि इस इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि गिवन इंटरवल की जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यानी कि ये लोअर एक्सट्रीम a और अपर एक्सट्रीम इसकी है b, तो इसके बीच के जितने भी मान हैं उन सभी पर फलन एक वास्तविक तथा परिमित मान प्रोड्यूस करता है, देता है, जो कि सदैव पूर्णतः अर्थपूर्ण होता है। अर्थपूर्ण होने से तात्पर्य ये भी है कि हम वो सभी संख्याएं ही अर्थपूर्ण होंगी जिन्हें हम नंबर सिस्टम पर डिनोट कर सकते हैं। तो यदि कोई फलन एफ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू a पर अपरिभाषित है, तो x बराबर a पर फलन एफ ए का मान जो हो जाता है वो अर्थहीन हो जाता है। इस स्थिति में x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम x के उस मान के लिए जो a के अत्यंत निकट है, मान लीजिए किसी वैल्यू पर फंक्शन कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है, तो हम उस वैल्यू को स्किप करके उसके नेबरहुड में यानी कि उसके आसपास, जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर, जितने नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जितने भी टाइप के सेट्स पढ़े हैं, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, सभी आकर के किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। जितनी भी संख्या या जो भी संख्याएं हम कह सकते हैं ज्ञात हैं हमें या नंबर सिस्टम पे डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, तो वो जो होती हैं सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर किसी वास्तविक संख्या पर मान लीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर a वो संख्या है जिस पर फलन का मान आपका अर्थहीन हो गया है या फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस मान लीजिए अब तब हम क्या करेंगे, a के नेबरहुड में, a का नेबरहुड यानी a से लेफ्ट साइड भी a का नेबरहुड होगा और a के राइट साइड भी। जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो नंबर्स घटते हैं और जब हम राइट साइड चलते हैं तो ऑब्वियसली नंबर्स का मान जो होती वैल्यूज़ होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तब हम क्या करते हैं, यदि किसी x बराबर a पर फलन का मान अर्थहीन हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, तब हम उसके नेबरहुड से कोई पॉइंट लेते हैं और तब हम उसके नेबरहुड पर चेक करते हैं क्या इन पॉइंट्स पर फंक्शन स्टिल मीनिंग लेस है, यानी कि इस पर भी फलन का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जनरली
बहुत कम ही ऐसे केस होते हैं जहाँ पर ऐसा होता है, बाकी सभी केसेस में लगभग फलन का मान जो होता है अगर किसी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके नेबरहुड में, यानी कि राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों में बहुत अंतर कम करने पर और थोड़ा अंतर ज़्यादा करने पर, यानी कि उससे थोड़ा कम और उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू लेने पर फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट कर जाता है और फिर इस वाली कंडीशन को फॉलो करने लगता है, यानी कि उस पर फिर से हमको एक वास्तविक और परिमित मान प्राप्त होता है जो कि अर्थपूर्ण होता है। तो हम जब अब हमको चूंकि लिमिट निकालना, हम लिमिट पढ़ रहे हैं, ये वाली कंडीशन किसकी थी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की थी जब हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। लेकिन लिमिट निकालने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमको फलन की सीमा ज्ञात करनी पड़ती है? तो क्यों ज्ञात करनी पड़ती है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लास इंटरवल के ऊपर डिफाइन है और उस क्लास इंटरवल में कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर फलन का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आ जा रहा है, या जिसको और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मीनिंगलेस हो जाता है, और ऐसे नंबर्स जनरेट करता है जो कि आपने, या ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपने मैथमेटिक्स में नहीं देखे हैं या आप उनके बहुत यूज टू नहीं हैं, तब हम जो है लिमिट निकालते हैं, यानी उस पॉइंट को छोड़ करके उसके आसपास की वैल्यूज़ के ऊपर फिर से फंक्शन पे चेक करते हैं क्या इन वैल्यूज़ पर भी फंक्शन की जो मान है वो मीनिंगलेस है या कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू वो जनरेट कर रहा है। तो जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यानी f(x) का मान x के नेबरहुड पर ज्ञात करते हैं, तो इसे हम क्या लिखते हैं, x बराबर a माइनस, इन सम केसेस x यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऊपर पावर की जगह पे लिखा गया है, या यहाँ पर हम a प्लस b लिखते हैं, के लिए फलन का सीमांत मान यानी कि लिमिटिंग वैल्यू अथवा फलन की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। यानी कि एग्जैक्टली a पर ना लेकर के a से थोड़ा कम या a से थोड़ा ज़्यादा पर जब हम चेक करते हैं और हमको अगेन रियल और फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, और जो फाइनाइट वैल्यू हमको मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू या सीमांत मान। x का मान a के अत्यंत निकट होना चाहिए, या हम कह सकते हैं x टेंड्स टू a होना चाहिए, यानी कि जो हम डिफरेंस लेते हैं a से थोड़ा कम, वो डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया है, f(x) अगर x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, अगर x इज इक्वल टू 1 पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जब भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी होती है उसे हम फंक्शन में डायरेक्टली पुट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में सवाल ये आ सकता है कि ये a² माइनस b² है और अगर हम इसे x माइनस 1 और इसे हम x प्लस 1 लिख दें और अपॉन x माइनस 1 और उसके बाद हम कट करने के बाद ये आपका आता है x प्लस 1 और तब हम इस पर x इज इक्वल टू 1 रखें, और यहाँ पर हमने ना लिमिट लिखा है ना कुछ, तो ये अब हमने यहाँ पर 1 रखा तो ये आपका 2 के बराबर आ गया, लेकिन ये फंक्शन x प्लस 1 की वैल्यू है ना कि x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यही डिफरेंस होता है बच्चों लिमिट और जब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि आपको जिस भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है वो पॉइंट आपको डायरेक्टली फंक्शन में पुट करना पड़ता है। अब यहाँ पर यदि हम f(x) में x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो आप देखते हैं कि ये आ जाता है आपका 0 अपॉन 0। इसके पहले हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात कर रहे थे, तो 0 अपॉन 0 इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि अनिर्धारित रूप, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इस कंडीशन से यानी कि अब हमें x बराबर 1 पर गिवन फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, या जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं कि 1 से कम, हमने क्या बोला था कि अगर किसी x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का मान एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसके नेबरहुड में चेक करते हैं।
दो तरीके का नेबरहुड होता है हमारे पास, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड में यानी कि जब हम किसी नंबर से लेफ्ट में जाते हैं तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो उस नंबर से कम होती हैं, और जब राइट में जाते हैं तो ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए हम थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के चलते हैं। अगर हम कम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, और मान लीजिए कि हम x का मान जो है 0.9 लेते हैं, 1 ना लेकर के 0.9 लेते हैं, तब हम जब इसमें रखेंगे वैल्यू तो हम देखेंगे कि fx का मान जो है हमको करीब 1.9 के मिलेगा। अगेन अगर हम x का मान जो है 0.99 लेते हैं तो fx की वैल्यू जो है वो हमको करीब 1.99 मिलती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0.9 से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 0.99 है। जो 0.99 है वो 1 के बहुत ज़्यादा नियर बाई है। तो हमने क्या देखा, जब x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमने 1 से थोड़ा डिफरेंस लिया, यानी कितना 0.01 का डिफरेंस लिया, यानी कि 0.99 लिया, और उस पर चेक करने पर हमने क्या देखा कि फलन का मान जो है वो 1.99 है। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 के बराबर है। अगेन जब हम राइट को चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेनी होगी। तो सपोज दैट अगर हमने x की वैल्यू ली है 1.1, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे fx की वैल्यू जो है आपकी आती है 2.1। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू लेंगे 1.01 तो आपकी fx की वैल्यू आ जाएगी 2.01, और इसी तरीके से जैसे जैसे आप ये डिफरेंस और कम करते जाएंगे इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर हो जाएगी। तो हमने दोनों साइड में देखा कि हालांकि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब हमने 1 से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस 0.01 बहुत छोटा नंबर है, कम करके देखा तो देखा कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और सिमिलरली जब हमने देखा कि फंक्शन जो x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, 1 से स्लाइटली मोर यानी कि बहुत ज़रा सा ज़्यादा वैल्यू लेकर के जब हमने दोबारा फंक्शन में रखा तो हमने क्या देखा कि ये जो है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जिस डिस्टिंक्ट वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है वो भी किसके बराबर है 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जब हमने चेक किया तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 की तरफ टेंड कर रही थी, और जैसे जैसे जो हमने डिफरेंस लिया है उसको कम किया है तो वैसे वैसे भी राइट हैंड साइड में यानी कि ज़्यादा करने पर भी जो fx का मान है वो 2 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यदि अब इसके अकॉर्डिंग या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हमें डेफिनेशन बतानी हो लिमिट की, तो यदि किसी फलन y बराबर fx में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होता है और फलन fx का मान एक निश्चित राशि l की ओर, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जो है वो निश्चित राशि किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो यह निश्चित राशि l जो है x बराबर a पर fx की सीमा कहलाती है, यानी कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहलाती है। इस पर्टिकुलर केस में आप देख लीजिए कि फंक्शन हमारा y बराबर fx है, fx का मान आपका दिया हुआ है x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर a लिया हुआ है, यहाँ पर a की जगह पर 1 है, पर फलन का मान किसी निश्चित राशि की ओर, और चूंकि x बराबर 1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हमने लिमिटिंग वैल्यू की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए जब हमने 1 के नेबरहुड में, तो सिमिलरली जब ये तो पर्टिकुलर केस हो गया, जब जनरल केस लेंगे तो a से थोड़ा कम और थोड़ा सा ज़्यादा दोनों पे करके देखते हैं, और अगर दोनों ही केस में यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड में जाते हैं तब भी और जब राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड में जाते हैं तब भी जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो एक निश्चित राशि यानी कि दोनों ही कंडीशन में एक निश्चित राशि की ओर अग्रसर होती है। सपोज दैट जब हम जनरलाइज कर रहे हैं तो उसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, तो वो जो स्मॉल एल है या वो जो निश्चित राशि है वो फलन fx की क्या कहलाती है सीमा, और सांकेतिक भाषा में इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं कि लिमिट fx और x टेंड्स टू a इज इक्वल टू l, जहाँ पर l वो लिमिटिंग वैल्यू है, जहाँ पर जैसे जैसे x का मान जो है a की ओर अग्रसर होता है, fx का मान जो होता है वो आपका l की ओर अग्रसर होता है।
अब सबसे यहाँ पर 2 टिप्पणियाँ हैं बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट है कि किसी फलन की सीमा का उपयोग कब करते हैं ये जानना जरूरी है। जब हमारा काम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से चल जा रहा है तो हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि किसी फंक्शन की सीमा का उपयोग तभी आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है जब x के किसी निर्दिष्ट मान के लिए फलन, यानी कि किसी फंक्शन मान लीजिए किसी रियल नंबर या नंबर सिस्टम के किसी सेट पे डिफाइंड है या किसी और उस सिस्टम के किसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के ऊपर डिफाइन है और उस इंटरवल के किसी पॉइंट, यानी कोई भी निर्दिष्ट मान, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, उस पर जब फंक्शन जो होता है अपरिभाषित होता है, डिफाइंड नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, जब हम डायरेक्टली रखते हैं वैल्यूज़, तब हमारे लिए लिमिट का यूज़ जो होता है वो ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, यदि x के किसी निर्दिष्ट मान लीजिए a के लिए फलन fx परिभाषित है तो x बराबर a पर फलन के मान, यानी कि अगर फंक्शन डिफाइंड है, अनिर्धारित यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नहीं हो रहा है किसी वैल्यू पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो लिमिट होती है वो दोनों आपस में बराबर होती है, यानी कि तब जो है सीमा में और फलन के मान यानी कि लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। अब बच्चों, फलन की दक्षिण पक्ष सीमा जिसे हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं और वाम पक्ष सीमा जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं वो क्या होती है। हमने आपको बताया कि जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के नेबरहुड्स में, बच्चों नेबरहुड्स दो, अगर ये मेरी हमारी नंबर लाइन है और सपोज दैट कि ये रियल नंबर है a, तो हमें मालूम है कि जब हम इधर चलेंगे तो वैल्यूज़ a से ज़्यादा होंगी। अगर मान लीजिए कि हम एक छोटा जो इसके आगे की जो नंबर है उसको हम छोटे छोटे इंटरवल h में बांट लेते हैं, h1, h2, तो इसके बाद जो नंबर्स पढ़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, a से बड़ा क्या हो जाएगा a प्लस h1, उससे बड़ा क्या हो जाएगा a प्लस h2 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जब हम उसके लेफ्ट नेबरहुड में जाते हैं तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो a से कम होंगी, यानी कि a अपने बाईं तरफ के सभी मानों से बड़ा होगा और दाईं तरफ के सभी मानों से क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी, तो ये जो है आपका a माइनस h1 मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं और इसी तरीके से और हम करते चले जाएंगे। तो जब हम क्या कहते हैं a से थोड़ी बड़ी संख्या पर लिमिट चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से मान लीजिए कि h1, h2, hn तक एक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है, ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका मान सतत घट रहा है, यानी कि h1 बड़ा है h2 से, h2 बड़ा है h3 से और इसी तरीके से आगे यहाँ पर h1 इज ग्रेटर देन 0, जिसमें n का मान पर्याप्त बड़ा लेकर हम h के मान को इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। इस स्थिति में जैसे जैसे hn का मान, जैसे प्रीवियस कंडीशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब यहाँ पर हम लोगों ने Sn एक अनुक्रम लेकर के देखा था, सेम उसी तरीके से है। जैसे जैसे hn छोटा होता जाएगा फंक्शन फलन का मान जो है आपका fa प्लस h1, fa प्लस h2, यदि एक संख्या a की ओर प्रवृत्त होता हो तो इस संख्या a को फलन की x बराबर a पर दक्षिण पक्ष सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट क्यों कहेंगे, क्योंकि a प्लस h1, भले ही h1 एक बहुत छोटा मान है लेकिन वो क्या हो रहा है, a में एडअप हो रहा है और जब एडअप हो रहा है तो दिस मीन्स कि वो a से बड़ा है, यानी कि जैसे हम राइट हैंड साइड में जाएंगे और तब फलन का मान जो है जिस निश्चित मान की ओर अग्रसर होता है वो निश्चित मान जो होता है फलन की दक्षिण पक्ष सीमा कहलाता है। सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे जब हम बाएं साइड में जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और a से जिस तरह h1 से लेकर के hn तक हमने स्मॉल नंबर्स लिए हैं, तो जब a से छोटा नंबर लेंगे और तभी भी मान लीजिए फंक्शन की जो वैल्यू है एक निश्चित मान a की ओर अग्रसर हो रही है, तो कम लेने पर जब जिस मान की ओर अग्रसर हो रही है, बहुत सारे फंक्शंस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होती है वो अलग अलग होती है। हालांकि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होती है, उसको हम लेटर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर a से कम लेने पर
मान लीजिए यहाँ पर भी ए की ओर प्रवृत्त हो रहा है फंक्शन का मान, तो यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो फंक्शन की वाम पक्ष सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो बच्चों आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट में क्या फ़र्क है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं। तब तक आप लोग एनसीईआरटी की बुक से इसको देखिएगा कि किस तरीके से इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।